स्वागत है आप सभी का लेक्चर इफ्तिखार खान के इस लेटेस्ट वीडियो में अम्ल क्षारक एवं लवण में इस चैप्टर का पहला लेक्चर लॉन्च हो चुका है। ये वीडियो लेक्चर 2 होने वाला है। अगर आपने इस चैप्टर के पहले लेक्चर को देखा होगा तो आपको मेरी एक बात याद होगी, जिसमें कि मैंने बताया था कि कैसे साइंस सब्जेक्ट में से 100 में से 100 मार्क्स आसानी से लाया जा सकता है। इसके लिए देखिए, एक चैप्टर को एक विशेष अंदाज से पढ़ने की ज़रूरत होगी और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे उस अंदाज से पढ़ाने की। देखिए, केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ में आएगी, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ उससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगा, जिससे आप उस केमिस्ट्री को फील कर पाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जा कर के वहाँ उस वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि आपको ये वाले चैप्टर के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो। जी हाँ, पहले वाली जो लेक्चर हमने अपलोड कर दी थी उसमें से हमने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अम्ल के बारे में, बेस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में पूरा एकदम से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप उस लेक्चर को देखते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं और एसिड और बेस को हम कैसे पहचानते हैं और ये होते क्या हैं। ठीक है, तो आप लेक्चर 1 को अगर देखना चाहें तो मैं इसका लिंक यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आप इसको जा कर के देख लें। इस लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। देखिए, हमने जाना कि अम्ल जल में घुल करके H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षारक जल में घुल करके OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। लेकिन क्या ये यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या ये पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, यानी पूर्ण रूप से आयनित होकर के जलीय विलयन में H+ आयन या OH- का आयन देते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि जो भी अम्ल होते हैं वो जल में घुल करके जलीय विलयन में H+ का आयन देते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। पूर्ण रूप से आयनित होने का मतलब ये हुआ कि अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देना। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से आयनित भी हो सकते हैं और पूर्ण रूप से आयनित भी नहीं हो सकते, यानी ये कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अम्ल हैं जो पानी में घुलते हैं और H+ आयन तो देते हैं, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से H+ आयन नहीं दे पाते। ठीक है, कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, तो ऐसे अम्ल को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, और जो ज़्यादा मात्रा में H+ का आयन देते हैं उनको अलग रखा जाता है। ठीक है, जैसे परबल अम्ल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसके अंतर्गत आता है HCl। HCl होता है परबल अम्ल। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि इसको जब जल में डालते हैं तो ये जल में घुल करके जल में जब ये पहुंचता है तो जल में पहुंचने के बाद इसके आयन विभक्त हो जाते हैं, यानी ये जलीय विलयन में H+ का आयन जो देता है वो अत्यधिक मात्रा में देता है। ठीक है, इसी तरह से होते हैं H2SO4 HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दुर्बल अम्ल के अंतर्गत वे अम्ल आते हैं जो जलीय विलयन में घुल करके H+ का आयन तो देते हैं, लेकिन ये H+ का आयन बहुत कम मात्रा में देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वहीं पे जो क्षारक होते हैं, क्षारक के बारे में हमने पढ़ा है कि ये क्षारक जो जल में घुल करके OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हो। ठीक है, तो इनको भी अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्षारक को जल में घोला जाए, जल में डाला जाए तो वो OH- अत्यधिक मात्रा में दे या कम ही मात्रा में दे। ठीक है, तो अलग अलग ऐसे क्षारक हैं जो जल में घुलते तो हैं, लेकिन कोई क्षारक कम मात्रा में OH का आयन देता है, और कोई क्षारक जो होता है जल में घुल करके अत्यधिक मात्रा में OH- देता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। और कुछ क्षारक जो होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, तो परबल क्षारक के अंतर्गत उन क्षारकों को रखा जाता है जो जल में घुल करके
अत्यधिक मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH आयन देते हों, ठीक है। और दुर्बल क्षारक को उन कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, यानी जो कम मात्रा में, यानी जो जल में घुल करके जलीय विलयन में बहुत ही कम मात्रा में OH माइनस यानी हाइड्रॉक्सिल आयन देते हों, ठीक है। तो प्रबल क्षारक जो होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। इनको जल में डालने से क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, यानी इनके आयन पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाते हैं। पूर्ण रूप से आयनित होकर के ये अत्यधिक मात्रा में OH आयन देते हैं। वहीं दुर्बल क्षारक जो होता है वो सोडियम नहीं, वो होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो आता है वो दुर्बल क्षारक के अंतर्गत आता है। ये जलीय विलयन में क्या होता है कि ये जलीय विलयन में घुलता है तो इसके पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है ये, ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, यानी कम मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। चलिए अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझते हैं, यानी अम्ल और क्षार से जो भी जिनका रिएक्शन जिससे भी होगा उसको समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। देखिए जो धातु होते हैं मेटल का रिएक्शन अगर हम एसिड से करवाते हैं तो जो उत्पाद बनते हैं वो बनते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे धातु का एग्जाम्पल ले लो, जो जैसे जिंक का जो रिएक्शन करवाया गया वो है HCl से, ठीक है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन इसका हुआ, अभिक्रिया इसकी हुई, ठीक है। तो उसके दौरान कौन सी गैस विस्थापित हुई? हाइड्रोजन गैस यानी H2, और उसी के साथ एक नए उत्पाद का निर्माण भी हुआ जिसका नाम है जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी किसी भी अम्ल को किसी भी मेटल से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो बनना ही बनना है, साथ ही में लवण यानी सॉल्ट का भी निर्माण यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पढ़ तो लिए हैं लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो हम करवा दिए हैं। आप यहाँ आई बटन में जा कर के इसको वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से जिंक और अम्ल रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसमें उस वीडियो में बाकायदा हमने पूरे एक्सपेरिमेंट पूरी व्यवस्था से उसमें क्या की है, उसका एक्सपेरिमेंट किया है, पूरी तरह से इसका प्रैक्टिकल किया है कि कैसे धातु और अम्ल रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आप यहाँ जैसे देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरी व्यवस्था ली गई है प्रयोगशाला विधि से इसको बनाया गया है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक स्टैंड लिया गया और स्टैंड में जोड़ दिया गया प्रखनली, ठीक है, और प्रखनली में एक अम्ल लिया गया जो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 लिया गया है, ठीक है। तनु का मतलब ये होता है कि ऐसे अम्ल, तनु अम्ल का मतलब ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा तो कम होती है और एसिड की मात्रा तनु अम्ल जिनमें पानी की मात्रा तो अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, ठीक है। उसमें क्या किया गया, यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिंक धातु के टुकड़े को इसमें डाला गया और डालते ही क्या हुआ कि उसमें से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगे और उस बुलबुले को क्या किया गया, एक प्रवाह नली द्वारा इकट्ठा किया गया। एक प्रवाह नली आप इसमें देख रहे होंगे कि उसको जोड़ा गया है, किससे, एक टब से जोड़ा गया है, जिसके टब में क्या है, साबुन का एक विलयन है, क्षारीय, ठीक है। और इसमें एक मोमबत्ती भी ली गई है ताकि हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कर सकें। हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं उसमें से तो हमें दिखाई पड़ते हैं विलयन से निकलते हुए, ठीक है। और विलयन से निकलने के बाद ये जब बाहर निकलते हैं तो इनके मोमबत्ती जला करके उसके ऊपर लाते हैं। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस एक आवाज़ के साथ जल करके ख़त्म हो जाती है। वो आवाज़ होती है पॉप जैसी यानी फट फट, ठीक है। यहाँ आप फिगर के द्वारा देख पा रहे होंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठ रहे हैं वो जलने लगते हैं किसकी उपस्थिति में, थोड़ा सा इनको इग्निशन दिया जाता है, आग दिया जाता है, ठीक है। तो ये फट फट की आवाज़ के साथ में जलते हैं। तो ये होता है धातु और अम्ल का रिएक्शन। किसी भी धातु का रिएक्शन किसी भी अम्ल से अगर करवाते हैं तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरह से धातु का रिएक्शन अगर हम क्षारक से करवाते हैं यानी मेटल का रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे धातु का एग्जांपल ले लो कोई, जिंक क्या होता है, उसकी अवस्था होती है सॉलिड, इससे लिए इसको क्या किए हैं, जैसे लिख दिए हैं
वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस है, ये क्षारक है, ठीक है, एक्वस है, इसकी अवस्था कैसी है, एक्वस है, ठीक है, जलीय विलयन। होता क्या है कि ये मिल करके Zn और NaOH बनाते हैं सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO एक्वस, ठीक है, इसकी अवस्था होती है एक्वस, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस, इसलिए इसको G से दर्शा दिए हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी क्षारक का रिएक्शन किसी धातु से करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। कुछ इसी तरह से अगला इक्वेशन आप देख सकते हैं कि इसमें एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस है, और उसके दौरान क्या हुआ, जलीय विलयन में इनका रिएक्शन हुआ, और उसके दौरान क्या क्या बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी लवण और H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जो भी क्षारकों का रिएक्शन होता है धातु से यानी मेटल से, तो उसके दौरान बनते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, Zn। कुछ इस तरह से जब धातु कार्बोनेट का रिएक्शन होता है अम्ल से, तो उस दौरान जिस उत्पाद का निर्माण होता है वो होता है लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जैसे कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का रिएक्शन हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से, ठीक है। तो उसके दौरान जो उत्पाद के निर्माण हुए उनके जो कुछ नाम हैं वो हैं कैल्शियम क्लोराइड, जल यानी H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2, ठीक है। तो जब भी धातु कार्बोनेट जैसे CO3 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कैल्शियम एक धातु है, तो ये एक यौगिक बना है जिसका नाम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। कुछ इस तरह से होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो धातुओं के कार्बोनेट का रिएक्शन होता है जब अम्ल से, तो उसके दौरान बनते हैं लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब अम्ल से हुआ HCl से हुआ, तो उसके दौरान लवण यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, उसी के साथ जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसमें बनी, ठीक है। तो याद रखना इतनी बातें कि जब धातु कार्बोनेट का रिएक्शन अम्ल से होगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। जब धातुओं के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है, तो धातुओं के बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब अम्ल से करवाते हैं तो पुनः वही बनता है जो धातु कार्बोनेट का रिएक्शन अम्ल से होकर के बनता है, ठीक है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। धातुओं के बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, CaHCO3 का होल ट्वाइज, ठीक है, इसकी अवस्था क्या होती है, सॉलिड। उसका रिएक्शन होता है एक्वस विलयन से यानी HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और उसके दौरान एक लवण का निर्माण होता है कैल्शियम क्लोराइड, जिसकी अवस्था होती है एक्वस जलीय विलयन, और जल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो ये बातें आप लोग याद करना, याद करके रखना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी इस रिएक्शन से भी आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस रिएक्शन को पूरा प्रैक्टिकल करके देखा जाए कि क्या धातु कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेंगे या नहीं, या धातुओं के बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करके लवण, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे या नहीं। तो ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल मैं आपको करवा सकूं। अब देखते हैं कि क्षारक का रिएक्शन जब किसी अधातु ऑक्साइड से होता है तो क्या क्या बनता है। देखिए, जब भी क्षारक का रिएक्शन अधातु ऑक्साइड से होता है तो लवण और जल बनते हैं। जैसे अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं ये पहले समझो। अधातुओं का मतलब जो अधातु हों, ठीक है, अधातु के बारे में तो पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हो, ग्रहण करते हो, ठीक है, उसके बेसिस पे हम उनको क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। तो उनके साथ में जो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन जब अधातु से करवाया जाता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। यानी जब अधातु ऑक्साइड का रिएक्शन
करवाया जाएगा क्षारक से, ठीक है। तो लवण और जल बनेगा। क्षारक यानी CaOH का होल ट्वाइज, ये होता है वो ऐसे बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता है, ठीक है। ये जलीय विलयन होता है। उसका रिएक्शन CO2 यानी धातु ऑक्साइड से होगा, ठीक है। तो उसके दौरान क्या निर्माण होगा, एक लवण का निर्माण होगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस अवस्था होगी इसकी, ठीक है। और जल यानी H2O का निर्माण होता है इसमें, ठीक। तो इतनी बातें आप याद करके रखना, समझ करके रखना। इसका रिएक्शन हम प्रैक्टिकल करवा के बिल्कुल अच्छे से दिखा देंगे, कोई चिंतित मत होना इसके लिए, ठीक है। सारे रिएक्शन जो भी हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी रिएक्शन इसमें है हम उसका प्रैक्टिकल करवें, एक्सपेरिमेंट करके आपको उसको दिखाएं। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे जब हम किसी अम्ल का रिएक्शन क्षार से करवाएं, यानी जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाएं, ठीक है। अब अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। जब इनका आपस में क्या करें, रिएक्शन करवाएं, इनको आपस में मिलाएं, तो इसके दौरान जो बनता है वो बनता है लवण और जल, ठीक है। लवण और जल का निर्माण होता है जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं या उनका रिएक्शन करवाते हैं। जैसे आप एक इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हो, एक रासायनिक समीकरण के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसमें समझ सकते हो कि जैसे HCl यानी एक्वस विलयन है, ठीक है, HCl का, उसका रिएक्शन करवाया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से, ठीक। तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब NaCl क्या होते हैं, NaCl होते हैं लवण। और लवण के बारे में आप लोगों को पता होगा कि लवण क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें ना तो H+ पाया जाए और ना ही OH- पाया जाए, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उसी के साथ में एक निर्माण होता है, एक नए उत्पाद का निर्माण होता है H2O का, ठीक। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही होती है जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाए, तो ये रिएक्शन कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसलिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है कि इसके दौरान ना तो अम्ल का निर्माण होता है और ना ही कोई क्षार का निर्माण होता है। अम्ल जो था और जो क्षारक था, इसमें क्षार था, उनकी प्रकृति गायब हो गई और एक नए नए पदार्थों का निर्माण हुआ, लवण और जल का, ठीक। तो इस तरह से ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।